हे एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसकी इम्पोर्टेंस इस साल और भी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द बिहार असेंबली इलेक्शन और जो SIR बिहार में हुआ है उस रिगार्ड में भी दिस टॉपिक हैज़ वेरी utmost importance of being asked in the 71st PPSC मेंस। ठीक है, सो आज का जो हमारा सेशन रहेगा इट इज़ ऑल अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वी विल डिस्कस अबाउट इट्स रोल, इट्स पावर, इट्स फंक्शन। वी विल डिस्कस अबाउट द इश्यूज़ दैट इज़ विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड जो भी अलग अलग कमिटीज़ बनते गई हैं, जजमेंट्स हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने और भी क्या सजेशंस दिए हैं जस्ट टू लाइक इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन और जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने के लिए। तो ये सारे चीज़ों पे आज हम लोग बातें करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कवर दिस इन दिस लेक्चर। बहुत छोटा ही टॉपिक है, आराम से हो जाएगा आपका इस लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप इससे पहले जो भी आपके सेक्शंस कंप्लीट हुए हैं आप उसका रिवीजन भी साथ साथ कर रहे हो, बिकॉज रिवीजन नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा, कंटेंट नहीं रहेगा तो आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। तो लेक्चर इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द बैच, बट अल्टीमेटली द थिंग दैट यू आर रिटेनिंग इन योर माइंड एंड आर यू एबल टू राइट ऑन द पेपर, अल्टीमेटली दैट विल गिव यू द मार्क्स। तो लेक्चर्स एज ए गाइडेंस लो, नोट्स PDF को अपना फंडामेंटल नोट्स दो, और लेक्चर्स में जो आप क्लास नोट्स लिखते हो, नोट्स PDF जो आपको मिलती है सम करके उसका स्नैपशॉट नोट्स बनाओ। ठीक है, वो स्नैपशॉट नोट्स आपका क्या होगा, रिवीजन नोट्स होगा आपका, और इस रिवीजन नोट्स को आपको यूज़ करना है जब भी आप रिवाइज करोगे उस स्पेसिफिक टॉपिक को। एंड आपका जो आंसर राइटिंग टेस्ट चलती है, मेंस की जो टेस्ट चलती है, उसको आप बहुत सिंसियरली फॉलो करो, क्योंकि ये नहीं करोगे तो ये सब बेकार है। अल्टीमेटली आपको मेंस में मार्क्स सिर्फ आपको पढ़ने से और दिमाग में बस आपके पास है उसके लिए आपको नहीं मिलते हैं। आप इसको रेप्लिकेट कर पाते हो विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, और इसको मेंस के बुकलेट पे लिख पाते हो विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, आर्टिकुलेशन, तब जाके इट गोना हेल्प यू, इट गोना फेच यू द मार्क्स, इट गोना डिसाइड कि आपका सिलेक्शन इस बार होगा कि नहीं होगा। इतना करने से नहीं होने वाला। अल्टीमेटली द आंसर राइटिंग स्किल नीड टू बी इम्प्रूव्ड, एंड ऑब्वियसली आंसर राइटिंग के लिए पहले आपको कंटेंट बिल्ड करना है, जो कि कंटेंट आप लेक्चर्स प्लस नोट्स के साथ कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए हमका आज का जो हमारा टॉपिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन इसका भी वही प्रोसीजर रहेगा, मैं पढ़ा दूंगी, यू हैव टू डिक्टेट योर क्लास नोट्स, साइमल्टेनियसली आपको करना है। आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट इट एक्सप्लिसिटली, आपको साथ साथ करते जाना है। एंड लास्ट में जो आपको नोट्स PDF हम देंगे एंड जो आपका लेक्चर्स नोट्स है कंबाइन करके मेक अ स्नैपशॉट नोट्स, फ्लो चार्ट यूज़ करो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करो, जितना कंसाइज उसको बना सकते हो उसको बना लो, सो दैट इट इज़ लाइक अ स्नैपशॉट। जब आप रिवीजन करो एक बार बस ग्लांस थ्रू कर लो एंड मोस्ट ऑफ द कंटेंट है पॉइंटर के थ्रू आप रिवाइज कर पाओ। जो नहीं रिवाइज कर पाओ फिर से अपना फंडामेंटल नोट्स खोल लो, नोट्स PDF खोल लो, लेक्चर नोट्स खोल लो, एंड जिस पॉइंट पे कन्फ्यूज़न है, जिस पॉइंट पे आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, रिवीजन की कमी, उसको फिर से रीड कर लो, या ज़्यादा से ज़्यादा उसको फिर एक अलग कलर के पेन से लिख लो। फॉर एग्जांपल आप स्नैपशॉट नोट्स ब्लू कलर के पेन से बना रहे हो, तो और जो आपको भूल जा रहे हो, जो पॉइंट आप भूल जा रहे हो उसको ब्लैक कलर से वहाँ डिक्टेट कर लो। ऐसे वो देख के हाईलाइटेड रहेगा कि ये वाला पॉइंट मैंने लास्ट टाइम रिवीजन के टाइम में भूल रही थी, और इस पॉइंट को मुझे फिर से रिवाइज करना है, फिर से एक बार देख लेना है। ठीक है, तो चलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या बेसिकली, तो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा कि इट इज़ नथिंग बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मीनिंग क्या है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक आर्टिकल अलॉटेड है, स्पेसिफिक प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में।
वो प्रोविज़न क्या है बताओ? आर्टिकल 324 है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करती है। ठीक है, तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करना चाहोगे तो पहला लाइन तो आपके पास यही होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, विच हैज़ डिफाइंड पावर्स विथ इन आर्टिकल 2324 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन उसको आप और एक्सटेंड करोगे जिसमें आप इसके रोल को बताओगे। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है? ऑब्वियसली इसके नेम में ही पता है कि ये इलेक्शन से डील करती है। तो इलेक्शन से क्या डील करेगी? आपको पता है कि जो कंट्री है हमारी वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब जो गवर्नमेंट कंट्री को हेड करती है, गवर्न करती है, चलाती है, उसके जो हेड होते हैं वो बाय पब्लिक सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को करने के लिए, और इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्शन कहते हैं, और जो इलेक्शन है दिस इज़ द लाइफलाइन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए, फ्री एंड फेयर बनाने के लिए और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने के लिए, जिसमें पूरी इंडिया की गवर्नेंस बसी हुई है, इसके लिए सोली कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्शन कमीशन। सो बिकॉज ऑफ इट्स रोल इट हैज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस in the democratic setup of the government, in the democratic setup of the India। ये सारा लिख दो, एक नंबर इंट्रोडक्शन बन गया आपका। आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। these are the points जो आपको पहले से पता है, बस उसको लिखना आना चाहिए। So what is Election Commission of India? Election Commission of India is a constitutional body which got its power from Article 324 of the Constitution. It has its role in conducting and overall managing the elections taking place in India and making it free and fair, which ultimately upholds the democratic principle of the country, which is a lifeline of democracy, which is also the basic structure of our constitution। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली वो सारे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारे प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो लेजिस्लेचर चेंज नहीं कर सकती अपने अमेंडमेंट पावर को यूज़ करते हुए, 348 आर्टिकल को यूज़ करते हुए उसको चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल सेट्स ऑफ प्रोविजंस विच मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये उस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है जो हमारी इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाती है, ठीक है, जो हमारी इंडिया को बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाती है, जो हमारी इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाती है, जो हमारी इंडिया को उनके सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देती है। तो ये कुछ ऐसे सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो लेजिस्लेचर्स के भी आउट ऑफ पावर है, ठीक है, और इसको काउंटर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट थ्रू द जुडिशियल रिव्यू, थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। अगर सरकार कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स लाती हैं, कुछ ऐसे लॉज लाते हैं, एग्जीक्यूटिव लॉज लाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के उस प्रोविज़न को हर्ट कर रही है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को डील करती है, तो उसको नलीफाई कर सकती है कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर सकती है उसको। तो ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें फ्री और फेयर इलेक्शन जो हम बात करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ कंसिडर्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्शन में कोई भी ऐसी प्रोविज़न सरकार लाने की ट्राई करेगी जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कंडक्ट हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकती है। PIL के थ्रू भी कर सकती है या सुओ मोटो कॉन्ग्रेंस लेके भी उसको खारिज कर सकती है, ठीक है। तो एक ही इंट्रोडक्शन में यू हैव लाइक
मतलब आपने बता ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट का कितना ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। कमिंग टू सम आर्टिकल्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर को डिफाइन करती है, तो कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप लिखिए। एक तो 324 आर्टिकल है, आर्टिकल 324 विच इंश्योर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द इंडिया। ठीक है, इसी का 324 का 1 है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर है कि इलेक्शन पार्लियामेंट में, इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर में, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट करेगी। आर्टिकल 324 का क्लॉज 2 जो है, इसमें ये भी एम्पावर करती है, प्रेसिडेंट को एम्पावर करती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगी। आर्टिकल 324 का 5 जो क्लॉज है, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके इंडिपेंडेंस पे प्रोविज़न है, जिसमें उनके टेन्योर एज वेल एज उनकी सर्विस को प्रोटेक्शन की प्रोविज़न्स डाली गई है। ठीक है, इसके अलावा देयर इज ऑल्सो एन आर्टिकल 325 जिसमें इलेक्टोरल रोल के प्रिपरेशन की बात कही गई है, जो कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, जो आप जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये मेंशन करना है। ठीक है, आर्टिकल 324 फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने का पावर किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। 324 के क्लॉज 1 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट ये करेगी। आर्टिकल 324 के क्लॉज 2 में प्रेसिडेंट को पावर है टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज वेल एज द इलेक्शन कमिश्नर। आर्टिकल 324 के क्लॉज बी में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी इंडिपेंडेंस, उनके टेन्योर और उनकी सर्विस की सिक्योरिटी की बात की गई है, सो दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कोई दबाव न रहे और वो इंडिपेंडेंसी के साथ काम कर सके। ठीक है, आर्टिकल 325 में इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन है। इलेक्टोरल रोल क्या होता है? बेसिकली इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो पार्ट्स, मतलब पूरी इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दी जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर स्टेट लेवल पे है तो स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर पार्लियामेंट लेवल पे है तो पार्लियामेंट लेवल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसको कैसे डिवाइड किया जाता है? इसको डिवाइड किया जाता है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है स्टेट लेजिस्लेचर में और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है पार्लियामेंट में, और पॉपुलेशन के बेसिस पे कि उस स्टेट, उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड कर दिया जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतनी पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन एलिजिबल वोटर्स हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, जिन लोगों के भी एज 18 से ऊपर है, 18 से ऊपर है, वो वोटिंग दे सकते हैं। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, जो इंडियन सिटीजन हैं एंड दे आर एलिजिबल टू वोट, उनकी एक लिस्ट तैयार होती है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूएंसी ए ले लो, तो उसकी लिस्ट ये तैयार हुई। इसी लिस्ट को द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द गिवन इलेक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। SIR का लेक्चर आपने देखा होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस इलेक्टोरल रोल का ही रिवीजन किया गया है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लिस्ट क्या हो जाती है? एक तो रिडंडेंट हो जाती है, बहुत सारे प्रॉक्सी वोटर्स भी थे, बहुत सारे ऐसे वोटर्स भी थे जिनकी डेथ हो गई है फिर भी वो एलिजिबल वोटर्स में काउंट होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, उनकी तो डेथ हो गई, उनकी तो वो वोट गिरेगी नहीं, तो हमारी जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर इम्पैक्ट दिखता है। तो इसको रिवाइज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR किया इन बिहार जस्ट बिफोर द बिहार असेंबली इलेक्शन, ताकि हमने इसको रिवाइज कर दिया और अब ये अपडेटेड फॉर्म है, अपडेटेड लिस्ट है बेसिकली।
तो इलेक्टोरल रोल की जिम्मेदारी, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना, इलेक्टोरल रोल को मैनेज करना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। ठीक है, क्लियर है? सो यहाँ पे हमें पता चला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता क्या है, क्या क्या आर्टिकल्स है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो पावर देती है, और उस आर्टिकल्स में भी हमने इन डेप्थ देखा कि वो आर्टिकल्स किस चीज़ से डील करती है, एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक मोटा मोटी रोल क्या है। अब इस रोल को हम लोग पढ़ते हैं और उसको डिवाइड करते हैं।